देखो, लेक्चर नंबर 5, लिक्विड सॉल्यूशन। समझो बेटा, आज से जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इस टॉपिक में बेसिकली है क्या कि जहां हम लोग जो वेपर प्रेशर वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस चैप्टर का जो अपने पास मेन की पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर को अपन पहले इन डिटेल समझेंगे कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, फिर वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्या क्या बातें पूछी जाती हैं, फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर जैसे कुछ साइंटिस्ट हमारे पास राउल्ट्स का लॉ क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डाल्टन्स लॉ भी अप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, फिर हम लोग इसमें सॉलिबिलिटी को ले आएंगे तो वहाँ पर एक और लॉ आ जाएगा, दैट इज हेनरी लॉ। फिर हेनरी लॉ को हम लोग इससे राउल्ट्स लॉ से कंपेयर करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को, और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो क्लास में ही आप लोग क्लियर कर लेना। देखिए, वेपर प्रेशर की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर एक 3 डायग्राम नजर आ रहे हैं। अगर आप इन तीनों डायग्राम्स को ध्यान से देखें तो देखिए क्या है कि इस कंटेनर के अंदर, इस डायग्राम नंबर 1 में, इस डायग्राम नंबर 1 में बेटा एक लिक्विड फिल है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है ये अपने पास यहाँ पर एक लिक्विड फिल है। ठीक है, अपन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक लिक्विड फिल है। ठीक है, तो हो क्या रहा कि थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने ये देखा कि ये लिक्विड जो है बेटा ये इवेपोरेट होने लगा। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड में क्या होने लगा बेटा, इवेपोरेशन। ठीक है, अब ये इवेपोरेशन क्यों हो रहा है उसको अपन समझेंगे। ठीक है, मतलब जब आप किसी क्लोज कंटेनर के अंदर या ओपन कंटेनर के अंदर जब आप लिक्विड को फिल कर देते हो तो वो लिक्विड क्या होता है बेटा, लिक्विड खुद से ही इवेपोरेट होकर के वेपर में कन्वर्ट होने लगता। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। समझ में आई बात? जब भी किसी कंटेनर में क्या फिल किया जाए, कोई लिक्विड फिल किया जाएगा तो उस केस में वो लिक्विड खुद से ही वेपर फॉर्म में जाने लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इवेपोरेशन। समझे बात? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे ये इवेपोरेशन हो रहा है, अब कुछ टाइम बाद क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है तो ये पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे बेटा, टकराने लगेंगे। तो कुछ टाइम के बाद यहां पर इवेपोरेशन और साथ साथ में एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है भाई, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जहां वेपर किस में कन्वर्ट होने लगे बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, और जहां पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा खुद से उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इवेपोरेशन। समझे बात? मतलब इनिशियली किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर या ओपन कंटेनर के अंदर अगर आपने लिक्विड फिल किया है तो इवेपोरेशन होगा, और अगर कंटेनर क्लोज है तो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। ठीक है भाई, जिसकी वजह से वहां पर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट होगा, और वो कंडेंसेशन के थ्रू, जब भी किसी भी वेपर पे आप प्रेशर लगाते हो तो वो वेपर किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में। ठीक है भाई, तो वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया, और एक टाइम के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इवेपोरेशन का जो रेट था, ठीक है, और कंडेंसेशन का जो रेट था वो आपस में इक्वेट कर गया। ठीक है भाई, मतलब जहां से, मतलब इसका जो रेट था, रेट का मतलब ये है कि कितना लिक्विड कितने टाइम में वेपर में कन्वर्ट हो जाए। रेट का मतलब ये होता है द चेंज अपॉन, जैसे लिक्विड हमारे पास कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें वेपर में। ये हमारे पास किसके लिए कॉन्सेप्ट हो गया, इवेपोरेशन के लिए। ठीक है भाई, तो कंडेंसेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा कि कितना वेपर कितने लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कितने टाइम में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एक टाइम के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो चुके हैं, इक्वेट हो चुके हैं। समझे बात? तो बेसिकली क्या हो रहा कि जब किसी क्लोज कंटेनर के अंदर बेटा किसी लिक्विड को रखा जाता है, और ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान से समझना। देखो, इसकी पूरी कहानी की अगर अपन बात करें तो ऐसा इस वजह से हो रहा है, जैसे ये अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैं एक लिक्विड फिल कर दूं, मैंने यहां पर एक लिक्विड फिल कर दिया, तो आप ध्यान से समझिए कि ये जो मैं इधर पे लिक्विड फिल कर रहा हूं हो क्या रहा है इसमें, देखिए समझिएगा, हो क्या रहा है कि इसके जो टॉप मोस्ट लेयर के जब पार्टिकल्स को अपन स्टडी करते हैं तो इन पार्टिकल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बेटा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अनबैलेंस फॉर्म में। अब ये अनबैलेंस का मतलब क्या है, देखो समझो, अनबैलेंस का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल होगा इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके लेफ्ट पार्टिकल से या इसके राइट पार्टिकल से या इसके डाउनवर्ड जो पार्टिकल्स होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहे होंगे।
बट क्योंकि इस लेयर के ऊपर कोई लेयर नहीं है, इस वजह से इन पार्टिकल्स को ऊपर से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल रहा। समझे बात? बट अगर मैं इसके नीचे वाली लेयर को स्टडी करता हूं, अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूं, तो इन पार्टिकल्स पे जो बेटा जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बैलेंस्ड फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें जितना डाउनवर्ड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा उतना ही अपवर्ड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, उतना ही लेफ्ट से उतना ही राइट से। मतलब यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा दैट इज अ बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां बैलेंस्ड फॉर्म में होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात क्लियर? दूसरे टर्म्स में अगर कही जाए तो लोग ये कहते हैं कि यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस है, और यहां कंपैरेटिवली हमारे पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आई बात? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है या मैक्सिमम है। समझे बात? क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लेयर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल कहां से मिलेगा? नीचे वाली लेयर से, या फिर लेफ्ट वाली लेयर से, या फिर राइट वाली लेयर से। बट अगर हम बात करें इसमें जो नीचे और उसके नीचे जो लेयर्स होंगी उन सभी को बेटा चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, मतलब वो बैलेंस फॉर्म में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा होगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझको मिनिमम नजर आ रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ मिनिमम, इट मींस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। क्यों भाई? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। भाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। भाई अगर मैं आप सबको टाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांध दूं और आपसे बोलूं दौड़ो, तो आप नहीं दौड़ पाओगे। बट मैं अगर आपके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म कर दूं तो आप इजीली दौड़ पाओगे। यानी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी जो आ रही थी बेटा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, या जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी है बेटा? इन पार्टिकल्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यहां पर इस लेयर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील हो रहा है। समझे बात? जिस वजह से हो क्या रहा है कि ये जो पार्टिकल्स थे ये कुछ टाइम बाद बेटा लिक्विड से किस में जाने लगे? वेपर में, बिकॉज ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये लिक्विड से किस में जाने लगे? वेपर में। मतलब यहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ दैट इज एवेपोरेशन। समझ में आई बात? अब जब ये एवेपोरेशन हो रहा था तो कुछ टाइम बाद यहां सारे वेपर के पार्टिकल कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए भाई कंटेनर में। अब बेटा हम जानते हैं कि वेपर तो इधर उधर भागना स्टार्ट करेगी, तो ये आपस में ही बेटा ये आपस में टकरा करके ये खुद से बेटा किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए? वेपर से किस में बेटा? लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। समझ में आई बात? यानी पहले एक प्रोसेस हुआ एवेपोरेशन, और थोड़ी देर बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया बेटा? कंडेंसेशन, जिसमें वेपर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? हमारे पास लिक्विड में। ठीक है भाई? यानी पहले क्या हुआ था बोलो? पहले हमारे पास आया था बेटा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर में। और फिर थोड़े टाइम बाद हमारे पास क्या हुआ बेटा? वेपर किस में कन्वर्ट होने लगा? लिक्विड में। क्लियर है? समझ में आया? तो क्लोज कंटेनर के अंदर जब भी किसी लिक्विड को फिल करेंगे तो पहले कौन सा प्रोसेस होगा? एवेपोरेशन। आफ्टर सम टाइम बाद क्या आ जाएगा? कंडेंसेशन। जब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट किसी पर्टिकुलर स्टेट पर इक्वल हो जाए, रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है भाई? एक बात बताओ, रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो गए। इक्वल का मतलब यह है कि जितना यहां से हमारे पास कन्वर्ट करने की ये कोशिश कर रहा है लिक्विड को वेपर में, वहीं से कंडेंसेशन से वेपर किस में कन्वर्ट होता जा रहा? लिक्विड में। इनका हमारे पास रेट इक्वल हो चुका है। क्लियर है बात? अब ये जो रेट इक्वल हुआ है इस टाइम पर इस लिक्विड के सरफेस को, बात समझना मैंने क्या बोला, इस लिक्विड के जो भी सरफेस रहा होगा इस सरफेस को यहां पर बने हुए वेपर से एक तरह का प्रेशर फील होता है। उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कब आता? पहले एवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, और एक टाइम के बाद रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पोजीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों भाई? डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि यहां पर बेटा प्रोसेस रुका नहीं है। समझ गए? प्रोसेस चलता जा रहा है। क्लियर है? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर जब रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वेट हो जाते हैं
उस समय पर कंटेनर के अंदर जो वेपर होगा वो उसी के सरफेस पर एक तरह का प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। और अगर इन केस ऑफ वाटर रहा होगा तो वाटर के केस में हम लोग उसको वेपर प्रेशर के अलावा एक्वस टेंशन वर्ड भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? क्या हमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेपर प्रेशर समझ में आ गया। अब जो ये वेपर प्रेशर था, इसकी जैसे ही अपने पास डेफिनेशन हो गई कि भाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर फॉर्म्ड इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस टेंशन इन केस ऑफ वाटर। समझ गए? बढ़े आगे, चलिए। अच्छा अब ध्यान से समझिए, देखिए क्या, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मैंने यहां पर कंटेनर में, यहां पर मैंने एक प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड में भी मैंने यहां पर क्या ले रखा है बेटा, वाटर। ठीक है भाई, वाटर। एक कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है भाई, ये जो पानी भरा हुआ होगा तो इस इधर हो क्या रहा होगा कि जो H2O लिक्विड वाला होगा, H2O लिक्विड वाला, ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा बेटा, H2O गैसियस में। ठीक है भाई, H2O गैसियस में। तो अब इसमें जो हमारे पास प्रेशर क्रिएट होने वाला है, तो Kp हमारे पास बेसिकली होगा क्या, Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O ऑफ व्हाट, गैसियस। क्यों, लिक्विड को लेंगे नहीं, वो एक्टिव नहीं होगा। समझे भाई? Kp का कॉन्सेप्ट क्या होता था, Kp का या Kc का भी कॉन्सेप्ट क्या होता था, जब आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड करते थे उसके एक्टिव मास से। या अगर आप लोगों को याद हो कि A और B जब रिएक्ट करते थे किसी इस रिएक्शन में, ठीक है भाई, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में आप बोलते थे ना Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ जो भी गैसेस होती थी, जैसे मान लो C और D गैसेस हैं तो आप बोलोगे प्रेशर ऑफ C, ठीक है भाई, और प्रेशर ऑफ D, यही तो बोलते थे हम लोग। और अगर इसके आगे कोई नंबर होता था तो वो पावर में चला जाता था। याद आया? ऐसे लिखते थे Kp। तो ऐसे ही हमारे पास Kp किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर ऑफ H2O, जो कि गैसेस स्टेट में जितना बना होगा। समझ में बात? अब इसके अंदर इसी को हम लोग कह रहे हैं बेटा वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, वेपर प्रेशर कह रहे हैं, या फिर पानी के केस में तो हम लोग सीधे सीधे एक्वस टेंशन कह रहे हैं। ठीक है भाई। एक बात और, अगर मैं इसके अंदर कोई सब्सटेंस मिक्स कर दूं, सपोज मैंने NaCl मिक्स कर दिया, देन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O विल चेंज। तब हमारे पास Kp इक्वल टू क्या आने लगेगा, द प्रेशर ऑफ H2O एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मतलब जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन निकल के आएगा, मतलब Kp विल चेंज। क्लियर है? समझ में आई बात? Kp अगर हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा तब हमारे पास वेपर प्रेशर भी कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाएगा। जब हम लोग उसके अंदर कोई चीज मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो प्योर के केस से वो किस में जाने लगेगा, कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन के केस में आएगा तो हमारे पास ये जो सब्सटेंस होगा इसको भी हम लोग यूटिलाइज करने लगेंगे। समझे बात? क्लियर है? तो हमें क्या समझ में आया, ध्यान से सुनो। देखिए वेपर प्रेशर अगर हम बात करें बेटा, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर कब आता है, जब किसी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड गैसेस स्टेट में या इवेपोरेट होने लगे और उसका कंडेंसेशन होने लगे और एक इक्विलिब्रियम की स्टेट पर क्या आ जाए, हमारे पास वेपर जितना भी प्रेशर लगाएगा उस सॉल्यूशन के या लिक्विड के सरफेस पर, दैट इज कंसीडर्ड टू बी वेपर प्रेशर। ठीक है भाई। अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ रहा है पार्शियल प्रेशर की, जो भी रहा होगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है भाई, कंटेनर में जितना भी हमारे पार्शियल प्रेशर क्रिएट हो पा रहा होगा। समझे? अब एक बात सोचो, अगर पार्शियल प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, इस पार्शियल प्रेशर को क्या करें बेटा, बढ़ाएं। अगर पार्शियल प्रेशर को बढ़ाओगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये वेपर क्या होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा और ज्यादा। समझे? क्यों भाई? क्योंकि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो वेपर किस में जाने लगेगा, लिक्विड में। समझ में आई बात? मतलब ध्यान से सुनना क्या बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि एक कंटेनर था, लिक्विड था, इवेपोरेट हुआ, कंडेंसेट हुआ, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई, वेपर जमा हो गया, और लिक्विड किस में जा रहा, वेपर में, वेपर किस में जा रहा, लिक्विड में, और उस समय एक प्रेशर लग रहा था। प्रेशर जितना था, अब आपने कहा कि नहीं मैं तो प्रेशर और बढ़ा दूंगा। प्रेशर बढ़ाने का मेथड क्या है, नीचे से टेम्परेचर और बढ़ा दो। समझे? तो और ज्यादा वेपर बनने लगेगा, और ज्यादा वेपर बनने लगेगा तो एकदम से प्रेशर उसको ज्यादा फील होगा, ज्यादा प्रेशर फील होगा तो वेपर किस में कंडेंस होने लगेगा, लिक्विड में और ज्यादा।
समझे बात? तो बेसिकली क्या है कि जिस इस वैल्यू के बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो उस स्टेट में क्या होगा बेटा, और वेपर कंडेंस होने लगेगा। या अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं, इफ पार्शियल प्रेशर क्या कर दूं बेटा, मैं डिक्रीज कर दूं, तब लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में, अंटिल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑब्टेन्ड। समझे बात? अगर मैं इसको कम कर दूं, अगर मैं इसको कम करूंगा तो लिक्विड किस में आने लगेगा, और ज्यादा वेपर में। क्यों? ताकि जो मैक्सिमम वैल्यू पहले था उतना ही अचीव हो जाए। समझे बात? जैसे मान लो एक कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर लग रहा था 2 atm, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर एक ही टर्म में, ठीक है भाई। अब 2 से आपने कर दिया उसको 1.5, तो उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो क्या कोशिश करेगा कि फिर से हम कहां पहुंच जाए, 2 तक। तो वो क्या करेगा, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, वेपर में। तब तक करता रहेगा जब तक कि हमारे पास प्रेशर का जो पहले वैल्यू था वो अचीव ना हो जाए। समझ में आई बात? क्लियर है? मतलब आफ्टर अटेनिंग वेपर प्रेशर वैल्यू, अगर आप उसके साथ चेंजेस करोगे, अगर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, कम करने की कोशिश करोगे, तो कंटेनर में जो लिक्विड और वेपर होंगे वो आपस में एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करेंगे ताकि वैल्यू जितनी थी वो फिक्स रहे, दैट विल नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि हर एक जो भी हमारे पास लिक्विड होगा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स आएगा, अगर कंटेनर हमारे पास एक ही तरह का है। समझ में आई बात? क्लियर है? समझे? दूसरी बात, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड्स डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। इस पर डिपेंड करता है ये, और इसको हम लोग जो डिनोट करेंगे वो लिखेंगे पी नोड से। ठीक है भाई? समझ गए? दूसरी बात, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी अगर आपने अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा लिया कम लिया उससे कोई फर्क पड़ने वाला, आप 1 लीटर पानी लो, आप 2 लीटर पानी लो, आप 3 लीटर पानी लो, वेपर प्रेशर फिक्स आएगा, चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ वेसल, अगर आपने कंटेनर का साइज आपने सोचा मैं बढ़ा दूं, कम कर दूं, वॉल्यूम बढ़ा दूं, मतलब जैसे मान लो आपने इसके अंदर रखा या आपने इससे बड़े डब्बे में रखा, आपने और बड़े डब्बे में रखा, तो किसी में भी अगर आप रखोगे और ये बॉक्स हमारे पास सेम मटेरियल का है, सेम टेम्परेचर फील हो रहा है, तो उस केस में चाहे जितना भी वॉल्यूम रखो वेपर प्रेशर उतना ही आएगा जितना यहां मिलेगा, जितना यहां मिलेगा, जितना यहां मिलेगा, अगर सब्सटेंस सेम है। क्लियर है बात? समझ गए? मतलब वेपर प्रेशर कंटेनर के शेप, साइज, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? समझ में आया वेपर प्रेशर क्या है? एक कंटेनर के अंदर जब भी लिक्विड फिल करेंगे तो पहले क्या होगा, फिर उसके बाद पहले एवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन, एवापोरेशन कंडेंसेशन के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ एवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाएंगे, बराबर। और उस समय जितना प्रेशर, जितना भी वेपर क्रिएट हुआ होगा उस लिक्विड का, वो उस लिक्विड के सरफेस पे एक तरह का प्रेशर अप्लाई करेगा, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर। समझ गए? समझे बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले 2 तरह के हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। पहला हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। तो बेसिकली एक बात आप सोचो भाई, मैं आपसे पूछूंगी अगर पानी है या मेरे पास रसना है या मेरे पास शहद, हनी है, इन तीनों केस में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कौन क्रिएट कर सकता है? तो आप बोलोगे वाटर। क्यों? क्योंकि भाई रसना के केस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बढ़ गया, हनी के केस में और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना एवापोरेशन कम हो जाएगा, पार्टिकल्स जल्दी इजीली छूटने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको याद हो मैंने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर वाली लेयर पे मिनिमम था, अब आप क्या कर रहे हो, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। यानी अलग अलग सब्सटेंस में जिन सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होगा उनका एवापोरेशन कम होगा, कंडेंसेशन कम होगा, तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। तो आप ये कह सकते हो पहले केस में कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। क्लियर है? समझ में आई बात? ये पहला केस हो गया। दूसरी बात, आप सोचो अगर कंटेनर में अगर आप टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दो तो टेम्परेचर से क्या होगा, एवापोरेशन बढ़ेगा। एवापोरेशन बढ़ेगा तो फिर भाई टेम्परेचर से हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एवापोरेशन बढ़ जाएगा, एवापोरेशन बढ़ा तो कंडेंसेशन ज्यादा, कंडेंसेशन ज्यादा मतलब वेपर अपने पास वहां पर एक
मोटे तौर पे ज्यादा आएगी, जितना ज्यादा वेपर आएगा उतना ज्यादा वो फोर्स अप्लाई कर पाएगा। यानी वेपर प्रेशर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमें बेटा दो बातें समझ में आई क्या, कि हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, दूसरी बात टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझे? क्लियर है ये? अब ध्यान से सुनो, देखो यहां पर एक इक्वेशन काम में आती है, देखना क्या, ये बेटा क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन है। बात समझना कि ये इक्वेशन कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे और ये इक्वेशंस किस लिए यूज होती है। देखिए ये वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में बेटा हमको रिलेशन बताएगा। ठीक है भाई, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन हमें क्या हेल्प करती है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है भाई, अब इसमें ध्यान से सुनना, ये हमारे पास d/dt, मतलब देखना डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन RT स्क्वायर। यहां पर VP का मतलब क्या है बेटा, वेपर प्रेशर। दूसरा हमारे पास R क्या है, एक तरह का गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा, दूसरा टेम्परेचर, और ये हमारे पास डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑल्सो नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ एवेपोरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म अ लिक्विड इनटू गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, कि कितना हमारे पास टेम्परेचर या कितना हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में लिक्विड को किस में बदलने में, गैस में, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए बात? अब मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को और डिटेल में आपको बताता हूं। भाई ये तो थोड़ा सा अजीब फॉर्म है क्या, कि भाई देखिए आपको मैं बता रहा हूं रिलेशन बिटवीन, ध्यान से समझना और इससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएंगे, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई लेट कर ले रहा मैं, देखिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि भाई किसी टेम्परेचर T1 पर वेपर प्रेशर था P1, कितना था बेटा, और जब टेम्परेचर को चेंज किया गया T2 तो वेपर प्रेशर कितना हो गया हमारे पास, P2। क्लियर है ये बात, समझ गए? तो अब आप एक बात बताओ, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन क्या थी, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। हाँ भाई देखिए अभी आपने देखा कि भाई हमारे पास क्लॉसियस क्लैपेरियन एक इक्वेशन है जो कि ये कहता है कि जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज P मान लेता हूं मैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन कितना हमारे पास, RT स्क्वायर। यही है, ठीक है भाई। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, D ऑफ Ln ऑफ वेपर प्रेशर P इट इज इक्वल टू डेल्टा एच RT स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई DT। क्लियर है ये, ठीक है भाई। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, हाँ भाई ऑन इंटीग्रेशन, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो देखो क्या होगा, ये अपने पास आ जाएगा, ये D ऑफ Ln P इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एच बाय RT स्क्वायर इंटू DT। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, अब ठीक है ये सारा कुछ, यहां पर अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई टेम्परेचर पहले T1 था तो वेपर प्रेशर कितना था, P1, टेम्परेचर हमारे पास बेटा T2 हो गया, वेपर प्रेशर कितना हो गया, क्लियर? चलो तो अब ये बताओ, यहां से मैं थोड़ा सा रफ बात कर ले रहा, आप लोगों को अगर जिसको ये चीज नहीं पता होगी तो वो बच्चे जान जाएंगे, खास करके हमारे बायो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा इंटीग्रेशन अगर जिन्होंने नहीं सीख रखा है। एक बात बताओ कि भाई डी इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x, यही होता है, और 1 अपॉन
हमारे पास एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 और साथ में क्या बताइए dx। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर -2 की पावर +1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ तक समझ गए? ये इंटीग्रेशन समझ में आया? तो अब मैं जो पार्ट सॉल्व कर रहा हूं उस पार्ट में क्या था, उस पार्ट में था भाई प्रेशर P1 से P2। ठीक है भाई, और हमारे पास D ln वेपर प्रेशर P विच इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा H अपॉन R को मैं कॉमन ले ले रहा, मतलब बाहर ले ले रहा क्योंकि ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1 से T2 और साथ में क्या था 1/T² इंटू dt। क्लियर है ये? ठीक है, अब एक बात बताओ, dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, ये आपने सीखा होगा भाई। इसके आगे एक नंबर मान लेते थे ना 1, फिर उसको हम लोग लिखते थे x की पावर 0, फिर उसको सॉल्व करते थे, पूरा इंटीग्रेशन बन जाता था। तो जब dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x आ रहा तो d ln p का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ भाई, ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा ln p। समझे? और लिमिट कहां से कहां तक बेटा हमारे पास P1 से P2। क्या आपको ये समझ में आया? क्लियर है ये? विच इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन कितना बेटा हमारे पास R। हाँ भाई, एक बात बताओ, अभी अभी मैंने इंटीग्रेशन किसका किया 1/x² dx का, क्या आया -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन 1/t² dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/t, और ये T1 से T2। समझ गए? अब इसमें बेटा लिमिट्स पुट करते हैं। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट मतलब ln, एक बार बेटा p की जगह क्या लिखूंगा P2, और एक बार बेटा इधर पर P1, और इनके बीच में कौन सा साइन बेटा हमारे पास माइनस का साइन। ये बात क्लियर हुई? इट इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा डेल्टा H अपॉन R। ठीक है भाई, यहां पर ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 1/T1 सॉरी 1/T2, और ये हमारे पास माइनस का 1/T1। क्लियर है? t की जगह एक बार T2 रखा और एक बार T1 रखा। ये बात समझ गए? चलो अब मुझे बताओ कि भाई ये हमारे पास लॉग है, जानते हो ना, ln x माइनस ln y क्या होता है, ln x अपॉन y, इट विल बी P2/P1। ठीक है भाई, ये कैसे आया, ln x माइनस ln y का कॉन्सेप्ट लगा के ln x अपॉन y विच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H अपॉन R। हाँ भाई, यहां पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पहले लिख दूं इसको, और ये माइनस का 1/T2। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये आ गया जहां पर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, और कुछ लोग इसमें ये इनहेंस कर देते हैं कि वो जानते हैं कि सिंस जो ln x होता है वो कितना होता है 2.303 log x, तो वो लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या इस वाले पार्ट को लिख देते हैं 2. देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 2.303 log कितना ये P2/P1, इट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H अपॉन R, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बेटा 1/T1 माइनस 1/T2, और आप चाहो तो ये कह सकते हो कि log ऑफ P2/P1, log ऑफ P2/P1, ठीक है भाई, इट इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ 2.303 R, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ गए? क्लियर है? अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, देखिए भाई इसमें है क्या कि यहां पर मुझे क्वेश्चन के अंदर T1 T2 और P2 P1 और डेल्टा H, ये 5 में से कोई भी अगर मुझे 4 डेटा मिल गए तो मैं 5वां डेटा निकाल सकता हूं। समझे बात? अरे बोलो, या चाहो तो आप इसको लिख सकते हो P2/P1, इट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बेटा, ये हो जाएगा 10 की पावर, ये हमारे पास डेल्टा H अपॉन कितना 2.303, और यहां पर क्या R, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। ये थोड़ी सी अलग बात हो गई, क्यों? क्योंकि इसका बेस कितना होता है 10, एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास बेस के ऊपर जो भी नंबर होता है सामने वाला वो उस बेस की पावर में चला जाता। जैसे इसका बेस हमारे पास 10 था, जैसे अगर इसमें एंटी लॉग लेंगे तो P2/P1 क्या आ जाएगा e टू दी पावर, ये पूरा टर्म।
समझे? बोलो। ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर हुआ? समझ में आया? हमें क्या समझ में आया कि भाई जो वेपर प्रेशर होता है, वो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर हमारे पास बेसिकली जब किसी भी कंटेनर के अंदर एक लिक्विड फिल करेंगे तो वो लिक्विड क्या होने लगेगा? इवेपोरेट। इवेपोरेट के बाद वो क्या करने लगेगा? कंडेंसेट होने लगेगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग टेम्परेचर नहीं बदलते, टेम्परेचर फिक्स चल रहा। समझे? तो पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, और कंटेनर में क्या होने लगा? वेपर आ गई। जब वेपर आ गई तो उस वेपर ने उस लिक्विड के सरफेस पे एक तरह का प्रेशर लगाया, उसी प्रेशर को क्या बोल रहा है? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जो होगा बेटा, वो हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पर या फिर टेम्परेचर पर। ठीक है भाई? अगर किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में वेपर प्रेशर ओनली चेंज बाय टेम्परेचर। समझ गए ना? अगर कंटेनर में ऑलरेडी लिक्विड पड़ा है और उसका वेपर प्रेशर बदलना है तो किससे बदल सकते हो उसको? टेम्परेचर के थ्रू। क्लियर है? समझ में आया? थोड़ा सा एक दो पॉइंट और देखिए क्या यहां पर ये बात और याद रखना, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। भाई ये हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। बेटा बबल पॉइंट का मतलब होता है जब पहला वेपर हमारे पास बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है भाई? और जब लास्ट वेपर हमारे पास बनना स्टार्ट होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट। मतलब समझना, देखिए ये पूरी कहानी ऐसी है कि ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है, अब इसके अंदर जो लिक्विड्स फिल थे, जब इस लिक्विड में, ये पूरा लिक्विड है, ठीक है भाई, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है। अब इस लिक्विड में जब पहला ड्रॉप हमारे पास बनना स्टार्ट हुआ, पहला ड्रॉप, यानी हमारे पास कौन से पॉइंट पे? बबल पॉइंट। ठीक है? जब पहला ड्रॉप कन्वर्ट किस में हुआ? वेपर में। जब पहला ड्रॉप होगा तो उसको बोलेंगे बेटा बबल पॉइंट। और ध्यान से सुनो, एक पर्सन क्या कर रहा है? एक पर्सन कंटिन्यूअसली इधर पे टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ठीक है भाई? मतलब वो वेपर की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा। ठीक है? या हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर हमारे पास क्या करने लगे? कम करने लगे। दोनों बातें पॉसिबल हैं। अगर पार्शियल प्रेशर भी कम करने लगेगा तो जब लास्ट हमारे पास यहां पर जो लास्ट ड्रॉप बचा होगा, ऑलरेडी सब जगह क्या हो चुका है बेटा? वेपर हो चुका है। तो इस केस में बेटा जब इसको ये लास्ट जब कन्वर्ट हो रहा होगा, उससे जस्ट पहले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। और याद रखना कि आफ्टर ड्यू पॉइंट कंटेनर में केवल गैस बचेगी और कुछ नहीं। समझ गए ना? क्लियर है? ठीक है? मतलब आफ्टर ड्यू पॉइंट यहां पर जो हमारे लॉ लगेंगे वो पीवी इक्वल टू एनआरटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर में केवल क्या बचा होगा? गैस। समझ में आई बात? मतलब वहां पर जो लॉ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते उन क्वेश्चंस में। समझे? मतलब किसी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड यूज हो जाए कि आफ्टर ड्यू पॉइंट, मतलब वहां पे आप कोई भी लिक्विड पार्टिकल नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ड्यू पॉइंट का मतलब था कंटेनर में लास्ट ड्रॉप बचा है। समझे बात? तो दोनों वर्ड याद रखना, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट क्या होता? जब पहला ड्रॉप कन्वर्ट हो रहा हो, और ड्यू पॉइंट क्या होता? जब लास्ट ड्रॉप कन्वर्ट हो रहा हो। और ये कैसे होता भाई? अगर मैं पार्शियल प्रेशर को कम करता जाऊंगा तो लिक्विड पेपर में और बढ़ाना स्टार्ट करेगा, या फिर मैं टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दूं। समझ गए भाई? ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से इस टॉपिक से इनिशिएट करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? आप लोग इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें थी आज।